अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम और मैं हूं मारिया जदू। नाजरीन, हुकूमत का पीटीआई के खिलाफ पॉलिटिकल पार्टी ऑर्डर 2002 के तहत कार्रवाई का फैसला सामने आया है। वफाकी काबीना ने इसकी मंजूरी भी दे दी और इसके साथ साथ इमरान खान की नाअहली के लिए रेफरेंस भी सुप्रीम कोर्ट में दायर करने का फैसला किया गया है। और पीडीएम ने इमरान खान की नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस भी दायर कर दिया है। इस हवाले से भी जो है वो काम चल रहा है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि क्या हुकूमत इमरान खान साहब को नाअहल करवा पाएगी या नहीं, और तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो इलेक्शन कमीशन का फैसला आया है वो कितना जानिबदार है। गिरफ्तारियां, नाअहलियां और जो मुख्तलिफ केसेस इस वक्त हम नए बनते हुए देख रहे हैं, इस पर हुकूमत का क्या लाहा अमल होगा, इस पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ फवाद चौधरी साहब ने नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से अदालत से रुजू करने का जो है वो ऐलान किया है, और वहां पर अगर नवाज शरीफ की बात की जाए तो वो पार्टी के फैसलों का इख्तियार अपने पास उन्होंने रख लिया है। ऐसी खबरें भी सामने आ रही है। और इसी के साथ साथ उन्होंने हमजा शहबाज को भी लंदन बुलाया, तो इसकी क्या वजह हो सकती है, इस पर बात करेंगे। तहरीक इंसाफ आज उन्होंने इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज करना था, लेकिन हमने देखा कि लास्ट मोमेंट पे तमाम जो कारकुनान हैं उनको F9 पार्क में इकट्ठा कर लिया गया है। एहतजाजी कॉल थी, लेकिन हमें कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा हमें इलेक्शन कमीशन के बाहर नजर आए, लेकिन कुछ देर बाद वो भी वहां पर मौजूद नहीं थे। तहरीक इंसाफ ने चार्टर ऑफ डिमांड और करारदाद इलेक्शन कमीशन को जवाब भी करवा दी है। अब देखना यह है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमिश्नर के अगेंस्ट जो रेफरेंस दायर कर रही है उसको वापस तो ले लिया, दोबारा कब दायर करेगी, किस एस्पेक्ट में दायर करेगी, वो भी एक नया पॉइंट होगा। प्रोग्राम का आगाज करूंगी नाज़रीन। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं एंकर पर्सन भी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, तज्जियाकार भी हैं ज़मीर हैदर साहब, और नुमाइंदा पब्लिक न्यूज़ भी हैं, सीनियर तज्जियाकार भी हैं अनवर रज़ा साहब। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। ज़मीर साहब, आपकी तरफ आऊँगे। सबसे पहले आप ये बताइएगा, आज सब एक्सपेक्ट करते, खैर ये 1-1.5 हफ्ते पहले की बात है, इमरान खान साहब ने कॉल दी थी इलेक्शन कमीशन के बाहर की, और फिर जब फैसला सामने आया था उसके बाद तो ये पेट था कि आना ही आना है इमरान खान साहब ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान इलेक्शन कमीशन के बाहर, लेकिन आज कोई नजर नहीं आया, एकदम कॉल दे के गायब क्यों हो गए, भाग क्यों गए? देखें, बहुत बहुत शुक्रिया मारिया। एक तो बड़ी वजह यह है कि कल राना सनाउल्लाह ने वाज़ेह तौर पर ब्लेटेंट जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में धमकी दे दी थी, और उन्होंने कह दिया था कि जनाब अगर आप लोग, हम आपको मना कर रहे हैं, रेड जोन के अंदर जो है आप नहीं आ सकते, और अगर आप नहीं आएंगे तो फिर आपसे निपटा जाएगा, कानूनी तौर पर निपटा जाएगा। और फिर उन्होंने कहा कि आप जो है फिर दोबारा वो कोई कहानियाँ जो है ना सुनाइएगा रोने पीटने की कि जी जुल्म हुआ है और इतना मारा पीटा गया। जो 25 मई का एपिसोड है वो आप उसको ज़हन में रखें। तो वो एक तो बड़ी वजह ये थी कि बिला वजह इमरान खान साहब क्यों चाहेंगे कि अपने लोगों को आंसू गैस पड़वाएं, लाठियाँ पड़वाएं, जबकि एक उनके पास उन्होंने एहतजाज करना था। और जब हुकूमत ने कह दिया कि रेड जोन में आप नहीं दाखिल हो सकते, तो मेरा ख्याल है एक तो रीज़न ये थी। दूसरी रीज़न जो मुझे नज़र आती है वो ये है कि उस तक एक्सेस ही इतना मुश्किल कर दिया गया था कि अगर बहुत भी होते तो 300 या 400 लोग किसी जगह से कोने खुदरे से निकल के पहुंच भी जाते तो उसका इम्पैक्ट वो नहीं पड़ना था। हमें बहुत मुश्किल हुई, बिल्कुल, हमारा ऑफिस क्योंकि बिल्कुल उसके अकब में है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, तो हमें भी मतलब काफी दूर से पैदल चलकर आना पड़ा। तो ये भी बुनियादी वजूहात में से एक है। और दूसरी बात यह है कि मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब को F9 पार्क के बजाय डी चौक आना चाहिए था। ये जो बिल्कुल डी चौक है वहां पे आके उनको अपना एक प्रोटेस्ट रजिस्टर करवाना चाहिए था। उसके बाद ठीक है, F9 पार्क है एक अच्छी जगह, वो जलसे करते हैं, वहां पे स्क्रीन लग जाती है, इमरान खान साहब खिताब करते हैं। एक पीटीआई ने एक स्टैंडर्ड अपना बना लिया हुआ है कि F9 पार्क वो लेते हैं, F9 पार्क में स्क्रीन लगाते हैं, जहां पे आज भी इमरान खान साहब ने जो है वो खिताब किया है तो उस स्क्रीन के जरिए। तो लेकिन मैं ये समझता हूं कि एटलीस्ट कम से कम थोड़ा सा प्रोटेस्ट रजिस्टर कराना चाहिए था इमरान खान साहब को। डी चौक तक आने की कोशिश करनी चाहिए थी, डी चौक पर आकर तकरीरें करते और जो भी है उनकी क्योंकि इमरान खान साहब खुद नहीं आ रहे थे तो इसलिए F9 पार्क उनको कंफर्टेबल लगता है कि स्क्रीन लगा ली जाए और वहां से वो खिताब कर दें, तो इसलिए भी वजह हो सकती है कि वो शायद नहीं आए। लेकिन मैं ये समझता हूं कि जब कॉल दी हुई थी, पॉलिटिकल जो इस वक्त स्टेबिलिटी हम बहुत खराब देख रहे हैं पाकिस्तान की, उसके साथ भी इस फैक्टर को जोड़ा जा रहा है। वैसे
नहीं बिल्कुल, देखिए इंतशार तो अब अल्टीमेटली आने वाले दिनों में, कुछ दिनों में आप देखेंगे कि इंतशार फैलेगा, लड़ाई होगी सड़कों पर। मेरा ख्याल है धीगम, वो जो क्या कहते हैं, धींगा मुश्ती होगी, क्योंकि अब जो आने वाले दिनों में जिस तरह हुकूमत फैसला कर रही है कि पकड़ धकड़ की जाएगी, FIA केसेस बनाएंगे, FIA फिर इन लोगों को अरेस्ट भी करेगी, इनके कोशिश तो उनकी ये है, जिस तरह मौलाना फजल रहमान साहब ने भी कल कहा था और राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा था कि इन लोगों को पकड़ा जाएगा। ये पूरा टब्बर है, यानी कि ये अकेले इमरान खान साहब नहीं है बल्कि पूरे टब्बर को पकड़ना चाहिए। तो वो एक जो है, तो वो अगर जिस दिन मैं देख रहा हूं कि अगर इमरान खान साहब को ये अरेस्ट करने में कामयाब हो जाते हैं किसी भी केस में, जिस तरह FIA को कह दिया है कि जनाब वो तोशा खाना वाला जो है उसको अब एक्सपीडाइट करें, और उसमें, और अगर ये अरेस्ट हो जाते हैं तो फिर आवाम सड़कों पे निकलेगी। अब माने या कोई ना माने, बात यह है कि पाकिस्तान के लेंथ एंड ब्रेथ में PTI जो है इस वक्त एक पूरी मुल्की पार्टी बन चुकी हुई है। वो किसी एक सूबे की पार्टी नहीं है, वो किसी एक शहर की पार्टी नहीं है। आप देख लें कि आज भी जब इलेक्शन कमीशन के बाहर जो धरना देने के लिए या प्रोटेस्ट रजिस्टर करने के लिए कहा गया था, तो कराची का जो इलेक्शन कमीशन का ऑफिस है वहाँ पे भी लोग मौजूद थे, लाहौर का जो इलेक्शन कमीशन का ऑफिस है वहाँ भी मौजूद थे, और दीगर जितने भी बड़े शहर हैं वहाँ पे लोग निकले हैं। तो अब लोग जो हैं वो इमरान खान की कॉल पर निकलेंगे। अब अगर हुकूमत उनसे सख्ती से निपटने की कोशिश करेगी तो फिर इंतशार होगा, फिर लड़ाई होगी, और अगर कोई सीनियर लीडरशिप अरेस्ट होती है तो हालात इस तरह मुझे लगता है कि शायद ज्यादा की तरफ भी जा सकते हैं। अनवर साहब, आपकी तरफ आऊंगी, कहिएगा जिस तरह भी जमीर हैदर साहब कह रहे हैं कि एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहिए था, और अगर इलेक्शन कमीशन के बाहर नहीं आए तो खासकर डी चौक के बाहर तो एटलीस्ट आ जाते। आप क्या समझते हैं, कितना इमरान खान साहब कामयाब हुए हैं एहतजाज रिकॉर्ड करवाने में, जो आज F9 पार्क में आप एहतजाज करने जा रहे हैं? देखिए, ये बात तो दुरुस्त है कि राना सनाउल्लाह ने जो लॉन्ग मार्च में जो कुछ किया, और उसकी वजह से खासा प्रेशर था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर और उनके कारकुनान पर। एक चीज़ अपनी जगह पर मौजूद है कि इमरान खान साहब चूँकि ख़ुद भी इन एहतजाजों में नहीं आते, और वो कोशिश करते हैं, प्रेफर करते हैं कि जो स्क्रीन है उसी पे वो खिताब कर लें। अलबत्ता ये तो बेसाख्ता लोग जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो ख़ुद उमड़ आते हैं, सड़कों पर निकल आते हैं। आज इलेक्शन कमीशन के बाहर फवाद चौधरी और जिस तरह दीगर रहनुमा मौजूद थे, उन्होंने अपना जो चार्टर ऑफ डिमांड था वो पेश किया। कुछ लोग वहाँ पर मौजूद थे, टोकन उन्होंने वहाँ पर एहतजाज ज़रूर किया, और उन्हें भी पता था कि अगर वो रेड जोन में आएंगे तो ख़राबी पैदा होगी, और इससे बदनामी मुल्क के साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होगी, क्योंकि इस वक्त मुल्क जो है वो बड़े मसाइद हालात से गुजर रहा है। और उन्होंने शायद ये भी सोचा होगा कि चले फेस सेविंग होगी, हम थोड़ा सा प्रोटेस्ट करते हैं इलेक्शन कमीशन के बाहर, और उसके बाद F9 पार्क में लोगों को जमा कर लेते हैं। देखिए, ये तो स्टैंडर्ड जो है वो सेट किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। मैं समझता हूँ इस वक्त अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है जो फौरी तौर पर अपने कारकुनान को 1 घंटे की कॉल पर निकाल सकती है तो वो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि लोग खुद से ही बाहर निकल आते हैं। चूँकि इमरान खान का जो बयानिया है वो प्रवेल कर चुका है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इतनी तेज़ी से इतने कम वक्त में इतने लोगों को जमा नहीं कर सकती। यही वजह है कि इमरान खान ने भी यही प्रेफर किया कि वो शाम को स्क्रीन पे बैठेंगे और ख़िताब कर लेंगे। सो उन्होंने ऐसा ही किया, और आज तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा थे उन्होंने इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज तो किया, वो टोकन एहतजाज था क्योंकि उन्होंने कॉल तो दी थी वहाँ पे। अच्छा किया कि देखिए मुल्क के जो इस वक्त माशी सूरत हाल है, अगर आप इलेक्शन कमीशन के बाहर आते तो हालात मज़ीद बिगड़ सकते थे। चलिए, एक अच्छा काम किया। और मैं समझता हूँ कि डी चौक की जो बात थी, डी चौक पर हम हमेशा यही एतराज़ करते हैं, हमेशा से हम सब यही कहते हैं कि जो एक हमें F9 पार्क या फिर हमें कोई ऐसा स्पेस वहाँ पर रखना चाहिए जहाँ पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ आएँ, अपना एहतजाज करें, धरना देना है धरना दें, क्योंकि उससे जो पब्लिक को प्रॉब्लम्स होते हैं वो नहीं होने चाहिए। आज आपने देखा कि सिर्फ मारगला रोड था ओपन किया हुआ, बाकी तमाम रोड्स बंद कर दिए गए थे कंटेनर्स लगाकर। आज भी आम आदमी को भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो मैं समझता हूँ ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि आपको F9 पार्क या कोई परेड ग्राउंड वाली साइड पे आप चले जाएं, वहाँ पे आप अपना प्रोटेस्ट करें। हाँ, डी चौक पर ना आना एक अच्छी रवायत है, इस पे हम हमेशा से ये बात करते आए कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक जगह मुख्तस करनी चाहिए। हाइड पार्क बना लें, वहाँ पे आप जो कुछ मर्जी कीजिए, लेकिन लोगों को कम अज़ कम परेशानी से बचाना चाहिए। लोगों को इकदाम था जो F9 पार्क में एहतजाज किया है, उसको आप सराह रहे हैं कि इट्स अ गुड स्टेप। देखिए मारिया, आज जब हम पार्लियामेंट गए तो हमने देखा कि मारगला रोड पर जो रश था, अभी इस वजह से वो रश था चूँकि जो हुकूमत है उन्होंने अपने मेजर्स लिए हुए थे, तमाम कंटेनर्स थे, तमाम रास्ते बंद किए थे। इस वजह से कि इलेक्शन कमीशन
कमीशन रेड जोन के अंदर तहरीक इंसाफ के कारकुनान ना आए। लेकिन इसके बावजूद भी जब मार्गला रोड पर इतना रश था और पुलिस चेक कर रही थी आप लोगों को, तो बड़े प्रॉब्लम्स थे आवाम के लिए। हम हमेशा ये बात करते हैं कि आवाम की मुश्किलात को तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को कम करना है, तो ये अच्छा स्टेप था कि आप F9 पार्क में आए हैं, वहां पर आपने अपने कारकुनों को खिताब किया है। और दूसरा साथ साथ अगर आप मारिए देखें, सुबाई जो इलेक्शन कमीशन थे उनके बाहर भी स्क्रीन्स लगी हैं, वहां पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने प्रोटेस्ट किया है और ये अच्छी रवायत है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं समझता हूँ ठीक है आपके पोलिटिकल इख्तलाफात अपनी जगह पर, लेकिन आवाम को रिलीफ देने के लिए पोलिटिकल पार्टीज गवर्नमेंट में भी आती हैं या अपोजिशन में भी, हमेशा हमें लोगों को रिलीफ देना चाहिए। सो ये अच्छा इकदाम था। वैसे एक छोटी सी बात मैं ऐड कर दूं कि देखिए मकसद ये है कि आपने अपना मैसेज पहुंचाना है, आपने लोगों को बताना है कि आप प्रोटेस्ट किसके खिलाफ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं प्रोटेस्ट। और आज का जो मीडिया है, सोशल मीडिया है, और पीटीआई इस पर काफी महारत रखती है और वो सारे चैनल्स लाइव भी दिखाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर कोई, जिस तरह अभी अनवर रजा ने कहा कि लोगों को भी तकलीफ ना पहुंचे, आम आवाम भी परेशान ना हो और आपका मैसेज भी चला जाए और आपका प्रोटेस्ट भी रजिस्टर हो जाए, तो इससे अच्छी क्या चीज हो सकती है। जरूरी तो नहीं है कि आपने पार्लियामेंट के ऊपर धावा बोलना है, इलेक्शन कमीशन के ऊपर करना है। आपने प्राइवेट जो इमलाक है उनको जरूर नुकसान। देखिए जो मॉब आता है ना, आपने देखा कि गुज़श्ता जो इनका प्रोटेस्ट था, तो जो मेट्रो बस थे उनके स्टेशन के शीशे तोड़ दिए गए। ये हमारी प्रॉपर्टी है, हमारे टैक्स पेयर का पैसा है। तो मैं कहता हूँ कि ये बाकी सबसे ज्यादा बेचारे ये रोते हैं कंटेनर जिनके आप जब्त करके लगा देते हैं उनको, मतलब वो सबसे ज्यादा रोते हैं। ना तो कंटेनर उन्हें वापस करते हैं, ना कंटेनर का किराया मिलता है, और वो ज़रीलो ख्वार होते हैं। और उनका जो वहां पर कंटेनर के अंदर सामान होता है वो पता नहीं कहाँ किस वेयर हाउस में रखा है, उसका किराया भी उन्हें ज़मीर खुद ही देना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे। लेकिन अब मामलात अगर इस तरफ जा रहे हैं, तो जैसे भी आपने बात की कि अपना मैसेज भी रिकॉर्ड करवाना होता है और एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाना, तो यहाँ पर जब तक एहतजाज प्रॉपर वे में रिकॉर्ड नहीं होते, ज़मीर साहब कोई सुनता भी नहीं है। एक बड़ा सादा सा सवाल करते हैं इमरान खान साहब, बार बार ये कह रहे हैं कि अगर बैरून मुल्क पाकिस्तानी पैसे भेज रहे हैं तो फिर ये फॉरेन फंडिंग कैसे होगी, और वो बार बार ये भी कह रहे हैं कि 32 अरब डॉलर्स जो है वो मुल्क को भेजा ओवरसीज पाकिस्तानियों ने, और अगर वो ना भेजते तो मुल्क दिवालिया हो जाता, तो फिर इसको कैसे गैर कानूनी फंडिंग कह रहे हैं। देखिए इसमें तो बिल्कुल कोई दो राय नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बहुत गलत तरीके से जो है वो उनको इन्वॉल्व किया और उनके सबके आगे लिख दिया नॉन पाकिस्तानी। यहाँ तो आप लिख देते ना नॉन पाकिस्तानी रेजिडेंट, कि जी अभी ये पाकिस्तानी है बट ही इज नॉट ए पाकिस्तानी रेजिडेंट बिकॉज ही इज बेस्ड इन लंदन, यूके, कनाडा, व्हाटएवर। तो एक तो ये बहुत ज्यादती की, और फिर अब वहां से वो लोग मैसेजेस रिकॉर्ड करवा के भेज रहे हैं कि भाई हम पाकिस्तानी हैं, हमारे पास दोहरी नेशनलिटी। यहाँ तो फिर आप अनाउंस कर दें ना कि अगर कोई पाकिस्तानी किसी और मुल्क का नेशनल है, आप उसकी जो दोहरी नेशनलिटी है वो खत्म कर देंगे। जिस तरह के आपके मतलब जो इलेक्टेड मेंबर है उसको दोहरी नेशनलिटी रखने की इजाजत नहीं है, तो आप यहां तो फिर ये अनाउंस कर दें जब आपने लेना भी। और इमरान खान साहब बजा फरमाते हैं कि आपका जो मेन स्टे है इकोनॉमी का, अब पिछले चंद सालों से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के ऊपर बेस करता है, और वो उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है ओवरसीज पाकिस्तानीज का है। और ओवरसीज पाकिस्तानीज यहाँ इन्वेस्ट भी करते हैं, यहाँ आके अपनी प्रॉपर्टीज लेते हैं, प्रोजेक्ट्स लगाते हैं, फैक्ट्रियां लगाते हैं, अपने खानदानों को सपोर्ट करते हैं, अपने खानदानों को फंड करते हैं, उनके बच्चों को लेकर जाते हैं, पढ़ाई करवाते हैं। तो बात अगर आप ये इस तरह का अनाउंस करना शुरू कर देंगे, चाहे वो गिनती के चंद एक लोग भी हों, लेकिन ये एक गलत इंप्रेशन जाता है। फिर अगर कोई पाकिस्तानी, लेट्स सपोज अनवर रजा साहब अमेरिका में बैठे हुए हैं, पता नहीं बैठे हैं कि नहीं बैठे अमेरिका में बैठे हुए हैं, और वहां पे ये एक अपनी कंपनी बनाते हैं, और उस कंपनी के जरिए आप किसी भी पार्टी फंडिंग में फंड देते हैं, तो उसमें क्या बुराई क्या है? क्या वो ममनुआ फंडिंग होगी? क्या वो फॉरेन फंडिंग होगी? देखिए बात ये है कि सबसे बड़ा जो इस वक्त जो फेटिफ में सबसे बड़ा चैलेंज था वो था मनी लॉन्ड्रिंग का और फॉरेन फंडिंग को ट्रेस करने का। अब आपके जब बैंकिंग चैनल्स हैं, यहाँ तो ये तो नहीं हो रहा ना कि हुंडी के जरिए पैसा आया, डॉलर का पैसा आया और वो किसी टेररिस्ट दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन के हाथ लग गया है और उन्होंने उसको अपने तौर पे जिस तरह इस्तेमाल किया वो आपको नुकसान भी दे सकता था। वो तो इस पे कहीं पे भी प्रूफ नहीं होता। अब आज ही की मैं बात बताता हूं, मैं मेरे प्रोग्राम में आएंगे, राना नईम अजीम साहब हैं, वो फैसलाबाद में उनकी फैक्ट्री है, वो पाकिस्तानी नेशनल है, उनके पास कोई दोहरी नेशनल नहीं है, वो और उनके पार्टनर दोनों पाकिस्तानी नेशनल हैं। फैसलाबाद में फैक्ट्री है। 2012 में 1 जनवरी 2012 में उन्होंने 10,000 रुपया जो है वो कंट्रीब्यूट किया है पार्टी फंड में, और उसके ऊपर भी लिखा हुआ है कि जी ये ममनुआ फंडिंग और प्रोहिबिटेड फंडिंग और फॉरेन फंडिंग में आया हुआ है। अब आप मुझे ये बताएं कि इससे बेतहाशा कंपनियां हैं,
जो कि पाकिस्तान में बेस्ड है, फैसलाबाद की 3-4 और कॉटन पता नहीं क्या वो है। अच्छा, एक और तो पॉइंट ये है, वो ये इलेक्शन कहते कमीशन हैं ऑफ कि पाकिस्तान छुपाए गए, मरियम, वो ये मुझे कहते हैं साथ छुपाए गए, ये भी एक पॉइंट है। नहीं ज़मीर, मुझे ये लगता है आपको देखना खुल के बात करनी चाहिए। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो पैसे लेती हैं, ओवरसीज से लेती हैं, ठीक। अब इसके दो पहलू हैं इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के। अगर तो इमरान खान ने कोई जो मुल्क का दुश्मन है उनसे पैसे लिए, उन कंपनी से, आप उनको आइडेंटिफाई कीजिए, एक सिंगल आउट करें, सिंगल आउट कीजिए, आइडेंटिफाई कीजिए। एक दूसरा, अगर उन्होंने कोई भारतीय किसी शहरी से पैसे लिए, आप आइडेंटिफाई कीजिए। एक तो ये पहलू आ गया। दूसरा, देखिए ओवरसीज पाकिस्तानी से कौन सी जमात है जो पैसे नहीं लेती, ये दूसरा पहलू है, ठीक है। आप उनको डिफरेंशिएट कीजिए ना। ये आ गया आपने कि मुल्क दुश्मन को एजेंडा ठोक किया इमरान खान ने, इसको उन्हें सजा दीजिए। ये ओवरसीज पाकिस्तानी हैं और ये उनका पैसा। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, आपको याद होगा, आम फहम बात है कि ये बाहर से बंदा है, इसको पकड़ लें जी, ये पार्टी में फंड देगा ज़्यादा। और लोग जो पॉलिटिकल पार्टीज है प्रेफर करते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो तगड़े हैं उनको अपने किसी ना किसी तरह से अपना हिस्सा बनाए रखें। उनके जब गवर्नमेंट्स आती हैं उनके काम भी करते हैं, वो बाहर से आते हैं और बाहर से आके यहाँ पर अपने काम करते हैं, लॉबिंग करते हैं। तगड़े लोग हैं अमेरिका अब तो ये गवर्नमेंट की देखिए, इलेक्शन कमीशन के फैसले में इब्हाम था, है, इसे दूर करना इलेक्शन कमीशन का काम है। चलिए उन्होंने फैसला दे दिया, तो ये फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का काम था कि आप बताते हैं कि इमरान खान ने इजराइल से, इंडिया से, कहाँ जो मुल्क दुश्मन कंपनीज हैं उनसे पैसा लिया है, मुल्क दुश्मन जो लोग हैं उनसे पैसा लिया है, आपने आइडेंटिफाई कीजिए, आर्टिकल 6 लगा दीजिए। ओवरसीज पाकिस्तानी अब इस वक्त हमारी रीढ़ की हड्डी हैं। जो देखिए ना, वो ज़रम वादा जो उनका आता है, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त, पाकिस्तान में मुकीम उनकी जो फैमिलीज हैं उनको बड़ा प्रोटेक्ट करते हैं, उनको फाइनेंस करते हैं, उनके बच्चों का ख्याल करते हैं। पाकिस्तान में जितनी जायदाद है, नेशनल प्रेस क्लब को फंडिंग कहाँ से होती है? अच्छा, वो भी सुन लीजिए। नेशनल प्रेस क्लब की फंडिंग पिछले जब से खान साहब थे 1 टका नहीं मिला। अब जो आए हैं वो खुद रो रहे हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमें तो कोई फंडिंग मिली नहीं। चले हमारा केस भी खोल लीजिए, इलेक्शन कमीशन के पास भेजें। चले हम कहते हैं कि एटलीस्ट नेशनल प्रेस क्लब को जो है वो थोड़ी सी फंडिंग दे देनी चाहिए, ताकि बहुत सारे मसले जो मीडिया नुमाइंदगान के होते हैं वो उसमें हल हो रहे थे। ब्रेक का टाइम है नाज़रीन। इस तमाम इलेक्शन कमीशन का फैसला है, इस पर हुकूमत क्या मुख्तलिफ किस्म के फैसले कर रही है और क्या उनका अगला लायहा अमल है, ब्रेक के बाद से बात करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, इलेक्शन कमीशन के फैसले पर हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे। वफाकी काबीना ने इमरान खान साहब की नाअहली का रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दी। आज सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ मारिया, एक जो अभी ब्रेक पे जाने से पहले अनवर रजा बात कर रहे थे ना कि नेशनल प्रेस क्लब वाली, तो वो मैं समझता हूँ कि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि हमारे मीडिया इंडस्ट्री में वर्कर्स जो हैं वो हालात बहुत ख़राब हुए। और जिस तरह अनवर रजा ने कहा भी कि पिछले 2-3 साल तो फंडिंग भी नहीं मिली नेशनल प्रेस क्लब को, और फिर ऊपर से मीडिया में कट डाउन्स भी आए, लोगों की जॉब्स भी कम हुई, मतलब वो जो ह्यूमन रिसोर्स जो कट डाउन हुई थी उसकी वजह से। तो मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को ये देखना चाहिए कि हमारे जर्नलिस्ट बीमार हो जाते हैं, उनके बच्चों के पास के मसले मसाइल हो जाते हैं, किसी की डेथ हो जाती है, उनकी फैमिलीज को लुक आफ्टर करने के लिए कोई कहीं पे कोई पैसा नहीं इनके पास अवेलेबल होता। तो ये चीज़ें जो हैं ये थोड़ी सी, क्योंकि हम अगर सब सियासी जमातों की बातें करते हैं, अच्छी करें बुरी करें, तो कम से कम हमें अपने सहाफ़ियों की भी बात करनी चाहिए। और हुकूमत को चाहिए कि नेशनल प्रेस क्लब जो है और तमाम प्रेस क्लब्स को, सिर्फ ये नहीं कि सबको फंडिंग होनी चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि एक वो कम्युनिटी है जो इन गवर्नमेंट के लोगों की या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की, मैं तो समझता हूँ कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग करनी चाहिए, क्लब की करनी चाहिए, किसी इंडिविजुअल की नहीं करनी चाहिए, ताकि आप लिफाफा मशहूर हो जाएं। आपको करनी होती तो हाँ, तो वो जो है ना, तो मतलब सिर्फ क्लब्स की करें और उसके बाद उनसे पूछें कि भाईजान आप हमें रिकॉर्ड दें, ऑडिट करवाएं कि आपने कहाँ पे ये खर्च किया। तो ये सॉरी माजरत से मैं ये इसलिए बात करना चाहता था क्योंकि ये इम्पोर्टेंट बात थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट तो है, काबीना पे चलते हैं, इस पे देखना भी चाहिए। और जैसे ज़मीर साहब ने बात किया कि हर पॉलिटिकल पार्टी को चाहिए कि ऐसे क्लब्स को जो है वो फंड किया जाना चाहिए। अनवर साहब आपकी तरफ आऊँगी। वफाकी काबीना तैयारी कर रही है और आज मुख्तलिफ फैसले भी सामने आए हैं। वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की नाअहली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भी दायर करने जा रहे हैं वो। तो आपको लगता है कि ये कुछ कामयाब हो पाएगा? क्योंकि जो फैसला सामने आया है इलेक्शन कमीशन का, बहुत से लोग उससे बात कर रहे हैं कि वो इतना कुछ जानिबदार नहीं है। देखिए, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उसकी अलाइज पार्टीज हैं वो बिल्कुल रेफरेंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर करेंगे। उसकी ये वजह है कि आपने अपने वोटर्स को भी तो सेटिस्फाई करना है, पहली बात। दूसरी बात, आपने अगर
इलेक्शन को ताखीर का शिकार बनाना है तो फिर आपको जाना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कल तो फैसला करेगी नहीं, डेफिनेटली इस पर लार्जर बेंच बनेगा, बेंच तमाम मुहरकात का जायजा लेगा, देन जाके कहीं फैसला, मुझे लगता है कि इसमें 6, 7, 8 माह भी लग सकते हैं, शायद इससे भी ज़्यादा लग सकते हैं। एक तो उसकी बुनियादी वजह यह है। दूसरा, आप देखिए कि इमरान खान साहब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के होते हुए इन इंतखाबात के बाइकआउट का ऐलान कर रखा हुआ है। तो ज़मीर साहब मुझे बताइए, जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुतनाज़ा कर दिया है, इलेक्शन कमीशन ही नया होगा, उसकी बिलीव कैसे करेंगे, मुझे बताएं, उसको फिर आप इलेक्शन कैसे करवा सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, गवर्नमेंट अगर सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस लेकर नहीं जाएगी तो अपने वोटर्स को कैसे सेटिस्फाई करेगी, एक बात। दूसरी बात, सियासी जो मुहाजरा और जंग है वो कैसे जीतेगी इमरान खान से। तो ये मैं समझता हूँ कि इनका फैसला अल्टीमेटली इन्हें यही फैसला करना चाहिए था, और इन पर इत्तेहादियों का ये जोर भी था कि आपको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, एक बात देखिए। और दूसरी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़ा जब आपने कर दिया है तो आप इंतखाबात इस साल तो मुझे होते हुए नज़र नहीं आ रहे। ये टेक्निकल रीजंस हैं, पॉलिटिकल रीजंस हैं जो सामने हमें नजर आ रहे हैं। तो शेख रशीद तो कह रहे हैं बस अक्टूबर में ये बताइए कि क्या जो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि हमने इस इलेक्शन कमीशन के नीचे इलेक्शन को तस्लीम नहीं करना, इनको चेंज करें, तो क्या आप अगर आज ही अनाउंस कर देते हैं, अगर आज ही अनाउंस कर देते हैं तो इमरान खान साहब के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो इस इलेक्शन में ना जाएं। बेनजीर भुट्टो, आपको याद है एक दफा ये गलती कर चुकी हुई आम इंतखाबात से का बाइकआउट, उसके बाद किसी भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये अफोर्ड ही नहीं कर सकती कि वो इलेक्शन में ना, चाहे वो कितना भी मुतनाज़ इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन कमिश्नर ना बैठा हो। लेकिन ज़मीर साहब, जब तक ये रेफरेंस का कोई फैसला नहीं होता उस वक्त तक तो इंतखाबात मुझे होते हुए नजर नहीं आते। ऑफ कोर्स ये तो अब डेफिनेटली है, हुकूमत भी आपको पता है यही चाहती थी कि वो एक साल अपनी मुद्दत जो है पूरी करो, और आपने देखा खुर्शीद शाह और बहुत सारे लोगों ने जो अलायंस पार्टीज के हेड हैं उन्होंने ये कहा भी है कि हम अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। अब तो मौलाना फजल रहमान, नवाज शरीफ और मरियम नवाज बजिद हैं, डट गए इस बात पे कि हमने अपनी मुद्दत पूरी करनी है, हमने इलेक्शन कबल अज़ वक्त नहीं करवाने। ये सारा कुछ जो आपको सियासी महाजराई नजर आ रही है ये उसी का नतीजा है, उसी का शाखसाना है कि देखिए जो सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन में जा रहे हैं, तोशाखाना केस को खोला जा रहा है, FIA भिजवाया जा रहा है। और वो आपको पता है कि जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं राजा परवेज अशरफ साहब, उन्होंने बाज़ाब्ता इसकी मंजूरी दे दी है कि तोशाखाना केस को का रेफरेंस जो है वो इलेक्शन कमीशन में भिजवाया जाए। इधर से सुप्रीम कोर्ट है तो ये माजरत से फिर अनवर रज़ा साहब फिर जो है 1970 या बल्कि 1947 से तोशाखाना के केसेस चलने चाहिए ना, कि जो परवेज मुशर्रफ साहब, शौकत अजीज साहब, जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब, इमरान खान साहब, इन सबके केसेस होने चाहिए। आप ये लूज बॉल दे रहे हैं इमरान खान को। आपने मुझे लगता है कि पॉइंट दे दिया है कि खान साहब फिर मुतालबा करें कि आप 1960 से शुरू करें, वो फिर वहां से शुरू, मुझे लगता है आपने लाइन दी है, होना चाहिए। फिर तो अगर तोशाखाना सिर्फ इमरान खान साहब ने तो नहीं बेच के खा दिए, बाकियों का भी बिल्कुल होना चाहिए। बाकियों ने मतलब कौड़ी कौड़ी के भाव आपने चीजें उठा ली। आप कबल अज़ वक्त इंतखाबात नहीं चाहते? नहीं, मैं कबल अज़ वक्त मैं इंतखाबात ये मेरा ये तो अब उन्होंने डिसाइड करना है, हमें डिसाइड करना। अच्छा, आज कुछ खबरें ऐसी भी सामने आ रही हैं, जब इस हवाले से बात हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करने के हवाले से ज़मीर साहब, तो वज़ीर आज़म की हिदायत पर सेक्रेटरी कानून और सेक्रेटरी दाखिला के अलावा तमाम जो ब्यूरोक्रेट्स उनको इजलास से बाहर भी निकाल दिया था। एक वक्त ऐसा भी आया था, अनवर रज़ा वुड सेकंड में, क्योंकि कैबिनेट ये कवर करते हैं कि सेक्रेटरी कानून और सेक्रेटरी दाखिला को भी निकाल दिया था और सिर्फ पॉलिटिकल लोग रह गए थे। अच्छा। वहां पे ये क्योंकि उन दोनों ने तो ब्रीफिंग्स दी थी ना दोनों मैटर्स पे, कि वो एक तो ये कि ECL में नाम डालने के हवाले से तो सेक्रेटरी दाखिला का काम था, फिर जो रेफरेंस तैयार होना है इलेक्शन कमीशन के उस पे, वो दोनों के एम्बेट में आता है, दाखिला का भी और कानून का भी, क्योंकि बना के तो उन्होंने वजारत कानून को भिजवाना है और फिर वहां से जाके उसको जमा करवाना है सुप्रीम कोर्ट में। तो एक ये है क्योंकि उसमें अब बहुत सारी चीजें हैं। अब एक और चीज भी शायद अनवर रज़ा, एक चीज और भी शायद आज डिस्कस हुई है, मुझे कोई ज़राए से पता लगा है कि जो फैसला आया है उसके रिव्यू में जो डालना है, जो हमजा शहबाज शरीफ वाला फैसला, उस पर रिव्यू जो इन्होंने डालना है उसमें फिर वो जोर लगाएंगे कि फुल कोर्ट, अब रिव्यू को फुल कोर्ट सुने। अब उस पर कोई लीगली मतलब कमेंट कर सकता है कि क्या जिस कोर्ट ने, जिस बेंच ने वो फैसला दिया है वही रिव्यू सुनेगा, या फिर उसको उसमें वो फुल कोर्ट बना सकता है, क्योंकि वो कह ये रहे हैं, क्योंकि पहले ही डिमांड ये थी उसके फैसले, उस 3 रुकनी जो लार्ज बेंच था। ऐसे हमारे शो में ज़मीर साहब जो अभी तक जितने भी माहिर कानून है उन्होंने बात ये की है कि वही रिव्यू सुनता है जिसने पहले फैसला किया होता है। देखिए ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है उनका काम होता है, रिव्यू वही सुन सकते हैं या फिर 5 रुकनी बेंच बना सकते हैं, या उनका सवाब, या फिर वो लार्जर बेंच बना सकते हैं।
खुद भी हुकूमत इससे का हट पॉइंट सकते ये हैं। है क्योंकि फैसला आने से पहले और हमने बायकॉट इसी बेस पे किया था कि ये इसको फुल कोर्ट बनाया जाए, जमीर तो साहब उसकी देखे ना, बेस पे फिर रिव्यू ये बनाएंगे। देखे ना जमीर साहब, ये बात तो देखे ना, कल को आपको आपके खिलाफ कोई फैसला आएगा, आप कहेंगे मैं इसको मानता नहीं तो मुझे फुल कोर्ट चाहिए। देखिए ये रवायत ठीक नहीं है, इदारों के लिए ठीक नहीं है। ठीक है, आप कहें कि जी ठीक है, आप मुतनाज़ा, आप लार्जर बेंच बना नहीं, वो दीजिए, बेस आप ये ना बना रहे हैं सुनिए। कि फैसला आने से पहले हमने ये डिमांड की ये थी, वही काम, इसलिए उसको ये बेस मुझे बना लगता है ये रहे हैं वही काम हुआ है जो इमरान खान साहब भी करते रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इतना मुतनाज़ा कर दिया कि उन्हें पता था कि शायद उनके खिलाफ फैसला आएगा, वैसे अब तो इसलिए उन्होंने publicly कर दिया। देखें, इसी तरह बेस ये बन भी जाए। सोशल सुप्रीम मीडिया कोर्ट में भी इसी तरह ही हो रहा है। उनकी वीडियो वायरल हो गई है इमरान खान साहब की, कि जिसपे वो सिकंदर सुल्तान राजा साहब की तारीफ कर रहे हैं। हाँ, वो भी आ गई है, पुरानी पता बातें नहीं। हैं ना। नहीं भैया, ऐसे तो बहुत सारे 2020 की जी, है, जी। पता नहीं कोई तारीख है, ये इस गवर्नमेंट में अपॉइंटमेंट रहते इन्हीं के दौर में हुए और ना, वो उसके तो- बाद कल उन्होंने बैठ के कह दिया कि तो ये तो न्यूट्रल्स ने मुझे नाम दिया था। नाम और दिया था। न्यूट्रल- अब ये देखिए ना, अब हाँ, ये उन्होंने भाई कहा है। न्यूट्रल्स ने नाम दिया था तो फिर आप उस वक्त अपोज करते ना उस नाम आप को। प्राइम मिनिस्टर थे। प्राइम मिनिस्टर थे, आपके सवाबदीद थी। देखो ना, गन पॉइंट पे तो नहीं आपको कहा था अच्छा, चीफ वैसे आपको इलेक्शन लगता है हर कमिश्नर चीज को जैसे अपॉइंट न्यूट्रल पे कीजिए। चली जाती है, उनके ऊपर उनके न्यूट्रल कंधों पे बंदूक मैं रखकर चलाई जाती है। तो ऑनेस्टली आजकल अपनी गाड़ी जो है ना वो कहीं न्यूट्रल पे रख के कहीं चला पे भी रहे। मुझे आप भी न्यूट्रल मौका पेट्रोल मिलता है महंगा ना, हो गया। मौका मिलता है ना, उतराई हो या थोड़ा सा एक्सीडेंट न्यूट्रल कर करके लेते हैं न्यूट्रल आप। कर देता हूँ, क्योंकि भाई मुझे तो पेट्रोल की बचत करनी होती है, इतना महंगा पेट्रोल मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। हम तो उस मेरे नीति लिए की बात न्यूट्रल नहीं कर गियर जो है वो मेरी बचत के लिए है, बाकी मुझे नहीं मालूम कि ये सियासी जमात वैसे के वैसे न्यूट्रल क्यों आपने गियर है। आपने ये वैसे तंज़ो मज़ाह में ये बात की, वैसे न्यूट्रल के बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी ना बचत के लिए ही है। हर ये जरा मैं सीरियस नोट पे कह रहा हूँ, ये मैंने नहीं कहा, ये अनवर अज़हर ने कहा, ये ऑन रिकॉर्ड ले लेना। सीरियस वैसे नोट पे वैसे कह रहा हूँ जिसका आपको ये बात। फैसला, वैसे हमने देखा है कि जब किसी के अगेंस्ट कोई फैसला आता है तो वो हमेशा न्यूट्रल से कहना शुरू करते थे कि अब आप न्यूट्रल नहीं रहे, या उनके अगेंस्ट बात करना शुरू करते। तो आप नहीं समझते कि ये भी जो ट्रेंड चल रहा है ये बड़ा खतरनाक किस्म का है, जो देखिए दरों के मारिया, खिलाफ बातें होती हैं। अनफॉर्चुनेटली जब आप गवर्नमेंट में होते हैं ना तो फिर आप न्यूट्रल के साथ ही रह के सारा कुछ इशू को हैंडल कर रहे होते हैं, तमाम काम उन्हीं की मर्जी के साथ। उस वक्त आप कहते हैं कि हम सेम पेज पे हैं, हम मुल्क के वसी तरफ मफाद में सेम पेज पे हैं, उस वक्त ये आपका बयानी होते हैं। फिर जब गवर्नमेंट से आप हटते हैं फिर आप कहते हैं कि न्यूट्रल ने हमसे ये खराब काम करवाए। या तो आप जब गवर्नमेंट में हैं तो आप उस वक्त अपोज कीजिए, लेकिन आपको देखिए ये तल्ख हकीकत है कि आप उनके बगैर हुकूमत में भी नहीं आ सकते, कोई पोलिटिकल पार्टी नहीं आ सकती, हर पोलिटिकल पार्टी का वहाँ पर राब्ता है। ठीक है, फिर जब आप उनके बगैर आ नहीं सकते, उनकी मुशावरत के साथ आप सब कुछ करते हैं, तो जब आप अपोजिशन में आते हैं तो फिर आप उनको मुद्दे इल्जाम ठहराते हैं कि जी न्यूट्रल्स को न्यूट्रल्स लेना चाहिए। तो फिर आप जब गवर्नमेंट में उस वक्त अपोज क्यों नहीं करते उनको? देखिए ना, फिर आप उनको खुद इस सियासत में घसीटते हैं, जब वो सियासत में आते हैं फिर आप शोर मचाते हैं। मैं समझता मुझे क्यों निकाला मैं वाला तो- जो बयानिया ज़मीर था साहब ने सबकी वो बात क्या की ये है। जजेस के ऊपर था? वो भी उन्हीं पे था, वो भी खुल के उन्हीं बात पे था, कीजिए ना। इमरान तो मियां नवाज लेकिन शरीफ साहब अगर का आपने था। इदारों मियां अगर नवाज आपने शरीफ साहब का। अगर आप देखिए मेरी बात सुनिए, अगर आपने इदारों को मजबूत करना कोई पॉलिटिशियंस का काम नहीं है, आप लोगों का भी काम है। आप लोग राय आमा हमवार करते हैं, आप ओपिनियन डेवलप करते हैं, आप लोगों को भी, हमें भी चाहिए, हम पे भी प्राइम रिस्पांसिबिलिटी है ज़मीर साहब कि हम सच को सच कहें और झूठ को झूठ कहें। अब वक्त आ गया कि आपने मुल्क की खातिर काम करने, ना कि आपने लोगों की खातिर, पॉलिटिकल पार्टीज की खातिर या शायद न्यूट्रल्स की खातिर आपने काम करना है। आपने मुल्क की बका के लिए काम करना है। आज मुल्क जिस नहज पे पहुंच चुका है, मुल्क है तो हमारे टॉक शोज हो रहे हैं और हम यहाँ पर चौधरी बने बैठे हैं, अदरवाइज खुदा ना खास्ता मुल्क डिफॉल्ट करता है या आपके मुल्क को नुकसान पहुंचता है तो फिर किधर गए न्यूट्रल्स या किधर की पॉलिटिकल पार्टीज, किधर गया तो मीडिया सबका हाउसेस? स्ट्रांग हम होना, सबका ये फर्ज है कि हम अपने होना मुल्क के जरूरी लिए है। हक और सच की बुनियाद पर बात इसमें तो करें। कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल डेफिनेटली। और लेकिन फिर हर दौर में बिला नाम वजह बस बदनाम ब्रेक किया का टाइम जाता है है। ज़मीर साहब, ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद ब्रेक नाज़रीन में, क्योंकि वो भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। ब्रेक का टाइम है नाज़रीन, ब्रेक के बाद यहीं से कंटिन्यू करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। अनवर साहब, आपकी तरफ आऊंगी। ये जो इमरान खान की नहली के ऊपर जो रेफरेंस दायर हो रहा है, आपको लगता है उसके बाद अगले आम इंतखाबात में क्या इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ते नजर आएंगे? देखिए ये तो कबल वक्त है, अब इस पे कानूनी और पहलुओं का जायज़ा लिया जाएगा। कोर्ट इस तरह नहीं है कि कोई फैसला कर दे, इतला कर देगी। एक तो ये बात है लीगली कि जिसे अपोज भी कहा जाएगा, इमरान खान भी इसको देखेगा, उसके वकला भी आएंगे, उसकी कानूनी टीम भी देखेगी। दूसरा इसका एक पॉलिटिकल पहलू है कि इसको अगर आप इस तरह नहीं कि मक्खन से बाल की तरह इमरान खान को आप इस पॉलिटिकल सिस्टम से बाहर निकाल के फेंकेंगे। अगर खुदा न खास्ता ऐसा कुछ होता है तो फिर आप ये देख लीजिए कि इस मुल्क में इंतशार की सियासत मज़ीद उसको फ़रोग़ हासिल होगा। और इतना आसान नहीं है कि इमरान खान को आप इस पॉलिटिकल सिस्टम से आउट कर दें, ये मुमकिन नहीं, क्योंकि अवाम की एक जो बड़ी तादाद है वो इस वक्त यूथ जो है वो इमरान खान के साथ है। लिहाजा अब हमेशा से देखिए, खुल के ज़मीर में बात करता हूँ,
इदारे भी मसलतों का शिकार होते हैं, नजरिया ज़रूरत हमेशा हमारे सामने आती रही है। तो लिहाजा इतना आसान नहीं है कि आप इमरान को इस पॉलिटिकल सिस्टम से उठा के बाहर फेंक दें। लोगों की एक बड़ी तादाद उसके साथ मौजूद है, वो एक रियलिटी है। आपने गवर्नमेंट किया 4 बरस इस मुल्क में, अब आप एक भरपूर अपोजिशन का किरदार भी अदा कर चुके हैं। अब आपने जिस तरह लोगों को मोटिवेट किया और जिस तरह सड़कों पर निकाला है, इसकी मिसाल पहले नहीं मिलती। लिहाजा इस केस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के जो भी बेंच बनेगा, जो भी रेफरेंस वहाँ पे जाएगा, उसके कानूनी पहलुओं का बड़ा बारीकी से जायजा लिया जाएगा। और मैं समझता हूँ कि शायद ऐसा फैसला होगा कि जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को कबूल होगा। बिल्कुल सही है। देखने मैं अगर इसमें थोड़ा सा क्विकली ऐड कर दूं मारिया, एक तो अनवर साहब बात यह है कि देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इस वक्त नेशनल पार्टी है, वो पाकिस्तान के हर सूबे में है, आज़ाद कश्मीर में है, गिलगित बल्तिस्तान में है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो पहले पंजाब तक कंटेन थी, अब मतलब जो हुआ है आपने हाल ही में वो देख लिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध से बाहर नजर नहीं आ रही और वो उसके हालात जो भी जितनी भी वो कोशिश करते हैं। अब इस सिनेरियो में अगर आप इमरान खान साहब को माइनस करते हैं तो वो तो अब जैसे आपने कहा अदालती काम है, अदालत फैसला करेगी। लेकिन मैं एक बात बताऊं कि क्रेडिबिलिटी इनको भी मालूम है, जो इस वक्त 13 पार्टीज का 11 पार्टीज का जो पीडीएम है, लाइट पार्टीज हैं, कि क्रेडिबिलिटी इलेक्शंस को तभी मिलेगी जब इमरान खान साहब होंगे। ये गेम जो है ये चाहते हैं कि ये इलेक्शंस इल्तवा का शिकार रहे। 2023 अगस्त तक जो है वो हुकूमत हो, 2023 अगस्त में इंटरम सेटअप अनाउंस हो, उसके 90 डेज में इलेक्शन हो, तो इनको ये टाइम मिल जाएगा कि जो ही इनसे बड़े मुश्किल जो ये कहते हैं कि हमने मुसीबतों का टोकरा सर पे रखा है, ये उतार के साइड पे रखेंगे, अवाम के लिए कुछ बेहतरी लेकर आएंगे। जिस तरह अभी देख लेना जो भी अल्लाह की तरफ से हुआ, यहाँ आर्मी की तरफ, मतलब वो 3 चीजें कहते हैं कि अमेरिका, अल्लाह, अमेरिका और आर्मी, तो वो बड़ा प्ले करती है काम। तो वो IMF के साथ भी मामला तय हो गए, डॉलर नीचे आना शुरू हो गया। तो अगर ये चीजें चलती रही इस वक्त जो सिचुएशन है, अब टाइम भी खत्म हो चुका है नाजरीन, टाइम खत्म हो चुका है। इंशाल्लाह मीर साहब को भी और अनवर साहब को बुलाएंगे। सर बहुत शुक्रिया आप दोनों का प्रोग्राम को टाइम दिया। नाजरीन टाइम खत्म हो चुका है, इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।